आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 216। कह रहा है स्मॉल टी मेट्स विद कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो कह रहा है स्मॉल टी की मैटिंग करा दी गई कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो बच्चों का जीनोटाइप क्या होगा इसके बारे में हमको बताना है। तो आइए हम लोग ये करके सब देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमने पुनेट स्क्वायर चार्ट बना लिया। तो स्मॉल टी है, इसकी मैटिंग कैपिटल टी से करा दी गई। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार ये, अब एक बार ये और एक बार ये। तो इसमें स्मॉल टी आ जाएगा, इसमें स्मॉल टी हो जाएगा। अब देखिए, ये पौधे टाल होंगे, ये पौधे ड्वार्फ होंगे। तो टाल और ड्वार्फ, दो टाल दो ड्वार्फ, 50% टाल 50% ड्वार्फ। अगर 100 होते तो 50% ड्वार्फ यानी रिसेसिव वाले हैं, और 50% टॉल यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। अगर दोनों कैपिटल टी होते तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाता, लेकिन एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इसलिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो 50% हमारे रिसेसिव वाले हैं, तो 50% रिसेसिव हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 217 आ जाता है। कह रहा है इन डाउन सिंड्रोम ऑफ ए मेल चाइल्ड द सेक्स कॉम्प्लीमेंट इज। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 21वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है उसमें XX की जगह एक X और आ जाता है, यानी ट्राइसोमी हो जाती है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम वही रहता है, सेक्स क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेक्स क्रोमोसोम वही रहेगा। ये ऑटोसोम में 21वें जोड़ी के क्रोमोसोम में एक X बढ़ जाता है, यानी ट्रिप्लॉइडी हो जाता है। तो इसी को ट्राइसोमी भी कहते हैं, और उसी वजह से कुछ बच्चे में विकार उत्पन्न होते हैं, उसी को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में जो चाइल्ड का सेक्स कॉम्प्लीमेंट है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो वो हमारा XY ही रहेगा मेल चाइल्ड में। अगर फीमेल होता तो C करेक्ट हो जाता, मेल कह रहा है इसलिए B करेक्ट। अब सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 218 आ जाता है। कह रहा है हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इट इज ए। तो हीमोफीलिया जो होता है वो हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और हमने आपको बताया कि जितने भी NCERT में अब नई वाली में बीमारी हैं सेक्स लिंक्ड वाली, वो सब X लिंक्ड हैं। तो X लिंक्ड रिसेसिव है, तो रिसेसिव ट्रेट कैरीड बाई X क्रोमोसोम, इस वजह से मेल में ही मोर कॉमन है। क्यों? क्योंकि मेल में एक ही X क्रोमोसोम होता है, तो अगर एक में ही बीमारी है तो भी वो बीमारी का लक्षण शो करेगा, जबकि फीमेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। जब दोनों में बीमारी के लक्षण होंगे तब इसमें शो होगा, इसमें एक में ही शो हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कॉमन। अब दोनों में होना बड़ा कठिन होता है, इसलिए फीमेल ज़्यादातर कैरियर यानी वाहक होती है। तो इसलिए D वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट कैरीड बाई X क्रोमोसोम। तो इस वजह से चूंकि X क्रोमोसोम मेल में केवल एक ही है, तो अगर एक ही में बीमारी के लक्षण होंगे तो भी वो हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा, जबकि फीमेल में चूंकि रिसेसिव है तो अगर एक में रहेगा तो ये लक्षण शो नहीं होगा, ये वाहक का काम करेगी। जब दोनों X में हीमोफीलिया के जीन होंगे तभी बीमारी के लक्षण शो होंगे, तो इसलिए टी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। 219 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन इज ए हेरिडिटरी डिजीज। तो इनमें सब में कौन सी हमारी हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक बीमारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उसके बच्चों में जाती है, उसे हेरिडिटरी डिजीज या आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। तो देखिए कैटरैक्ट आँख की बीमारी है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी जो चैप्टर पढ़ा। लिप्रोसी यानी कोढ़ जिसको बोलते हैं, ये भी नहीं पढ़ा। ब्लाइंडनेस अलग चीज़ है, अंधापन यानी दोनों आंखों से व्यक्ति अंधा है, वो कलर ब्लाइंडनेस अलग है। तो कलर ब्लाइंडनेस तो हमारी हेरिडिटरी डिजीज है, लेकिन ब्लाइंडनेस नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिनाइल कीटोनूरिया हमने पढ़ा है, तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है हमारी, ऑटोसोमल रिसेसिव। इट इज हेरिडिटरी ह्यूमन एडिशन रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएबिलिटी कन्वर्ट फिनाइलएलानाइन इनटू टायरोसिन। इसमें क्या होता है कि फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में नहीं बदल पाता। दिस चेंज कैन बी ट्रेसेस टू ए टीनी म्यूटेशन। ये बहुत छोटे म्यूटेशन के कारण होता है, एक सिंगल जीन में जो क्रोमोसोम नंबर 12 में होती है। ऐसे छोटे म्यूटेशन को ही हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते थे, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन थ्रू दियर फादर वर कलर ब्लाइंड। कह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ हैं, वो दोनों नॉर्मल विजन वाले हैं, लेकिन उनके पिता कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से पीड़ित है। तो ये हमारा हस्बैंड बना दिया, इधर वाइफ बना दिया, यानी ये मेल या फीमेल। अब दोनों के जो पिता हैं, फादर हैं, उनमें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण हैं। तो ध्यान दीजिए कि चूँकि पिता से वाई आता है तब लड़का पैदा होता है, तो लड़के का पिता वाई है, लेकिन वाई क्रोमोसोम चूँकि लड़के में आता है इसलिए पिता से वाई आया होगा, ये एक्स बीमारी वाला नहीं आया होगा, इसलिए ये बच्चा नॉर्मल दिख रहा है। अब लड़की का हस्बैंड और वाइफ, तो जो वाइफ है उसके पिता कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से पीड़ित है, तो पिता से लड़की में एक्स जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एक्स लड़की में गया होगा। इसका मतलब है कि जो वाइफ है वो कैरियर है, वाइफ जो है वो कैरियर है। अब इन दोनों का हम लोग क्रॉस करा देते हैं। तो एक्स वाई है, नॉर्मल है हस्बैंड, वाइफ भी नॉर्मल है, लेकिन कैरियर है। देखने में नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मल दिखेगी, लेकिन दृश्य रूप नॉर्मल है, जबकि जीनोटाइप में एक जीन हमारा कलर ब्लाइंडनेस से बीमारी से ग्रस्त है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चियाँ होंगी वो कैरियर हो गई, जो लड़का है वो एक बीमारीग्रस्त हो गया। इसमें एक बच्ची नॉर्मल है और एक बच्चा भी नॉर्मल है। तो कुल मिला करके 50% लड़के कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। अगर इन दोनों को 100 माना जाए तो 100 का आधा 50 होगा और 2 का आधा 1 होगा। तो जो 50% लड़के हैं वो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से पीड़ित होंगे। लेकिन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर डॉटर बिकम कलर ब्लाइंडनेस, बच्चियाँ कितनी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होंगी। तो कोई बच्ची देखिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं है किसी बच्ची में, ये कैरियर है, ये कैरियर है, वाहक है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं सो होगी। अगर दोनों एक्स में कलर ब्लाइंडनेस की जीन होती तब ये बीमारी ग्रस्त होती। तो बच्चियों में कोई बीमारी नहीं, यानी 0% बच्चियां हमारी कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से पीड़ित होंगी, यानी कोई भी बच्ची में कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं दिखेगी। तो ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 221 आ जाता है।
कह रहा है बेट्सन यूज द टर्म कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। नेम द करेक्ट पैरेंटल ऑफ कपलिंग टाइप along with its क्रॉस ओवर और रिपल्सन। देखिए पीछे जो क्वेश्चन आया था जिसमें जो सेग्रीगेशन होता है तो एनाफेज 1 जो था तो वो जो हम देख रहे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसमें नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग एनाफेज या मियोसिस फर्स्ट में सेग्रीगेशन क्रोमोसोम एक दूसरे से हट के अलग जाते हैं, यहाँ पर मिल गया। पीछे क्वेश्चन था तो ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में दिया होगा वो आपसे पूछा जाएगा। देखिए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में कहीं कपलिंग या रिपल्सन वर्ड दिया हो, कपलिंग रिपल्सन वर्ड नहीं दिए गए एनसीईआरटी में। आप इसको कायदे से पढ़िएगा, हमारे हिसाब से नहीं दिया गया है। अगर कहीं मिले तो आपको ध्यान देना है, वैसे हम क्वेश्चन को बताए दे रहे हैं। कपलिंग रिपल्सन वर्ड नहीं दिया गया। तो कपलिंग का मतलब होता है जैसे लिंकेज है तो एक दूसरे के कपल में है, मतलब साथ साथ जीन रहेंगे, अलग नहीं होंगे। लेकिन रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिपल्सन यानी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो अलग अलग चले जाएंगे, यानी रिकॉम्बिनेशन होगा। तो अगर सेम लोकस में जब होते हैं किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम में तो लिंकेज उसको बोलते हैं। तो लिंकेज में क्या होता है कि साथ साथ सारे जो है लिंकेज वाले जीन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताना, तो कपलिंग का मतलब जैसे एक ही प्रकार के साथ में रहेंगे और रिपल्सन का मतलब अलग प्रकार के। तो जैसे हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे ए बी बी है, अब ये साथ में चले जाएं तो कपलिंग कहेंगे। अब रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण, इसका मतलब अगर ए बी बी वाले हैं तो ये आपस में एक दूसरे से रिपल्सन हो के ये इधर रिपल्सन हो के चला जाए या इधर, तो मान लीजिए ये आ गया तो ए बी बी हो गया या ए बी बी हो गया, इस तरह। मतलब इस कैपिटल ए के साथ ही स्मॉल बी आ गया, या फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया, तो ये रिपल्सन है हमारा, मतलब प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से दूर चले गए। तो ये इनसे दूर जाएगा तो ये बी वाले देखे इसके साथ चले गए, स्मॉल ए के साथ, या कैपिटल ए वाले स्मॉल बी के साथ चले गए। तो कपलिंग हमारा ये हो गया, देखिए साथ में ही है, और रिपल्सन हमारा ये हो गया कि कैपिटल के साथ स्मॉल बी और स्मॉल के साथ कैपिटल बी चला गया। तो इस तरह होता है। तो ये डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारा हमने आपको बता दिया। कपलिंग रिपल्सन वर्ड अब नई एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्मल ग्रीन मेल मेज का मतलब जो मक्का होता है, मक्का उसको मेज बोलते हैं, मक्का का जो भुट्टा है। तो ये नॉर्मल ग्रीन मेज इज क्रॉस्ड विद एल्बिनो फीमेल। तो नॉर्मल मक्के का पेड़ है उसका क्रॉस करा दिया गया वाइट वाले फीमेल मक्के के पेड़ से। तो कह रहा है द प्रोजेनी इज एल्बिनो बिकाज, तो जो प्रोजेनी होगी वो एल्बिनो होगी, यानी रंजकहीनता से पीड़ित होगी, ये हमको बताना है। द प्रोजेनी इज एल्बिनो बिकाज, क्यों होगी ये हमको बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे हम लोग देखते थे कि जो अगली पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किस प्रकार जाते हैं। तो माँ के गर्भ में, इसको इस तरह समझिए कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो माँ के लक्षण जो होंगे उस गर्भ को प्रभावित करेंगे। तो इसमें चूँकि फीमेल जो है एल्बिनो से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, तो फीमेल में जो हमारे, चूँकि प्लांट की बात हो रही, प्लांट में प्लास्टिड होते हैं लवक, जिनको जैसे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है,
अवर्णी लवक वो बिना किसी रंग के होता है, वर्णी लवक उसमें कलर्ड, और जैसे वर्णी लवक या के कारण फूलों का रंग होता है, तो ये सब होता है। तो जो फीमेल है, कह रहा है नॉर्मल ग्रीन मैच इज क्रॉस्ड विद एल्बिनो फीमेल, तो द प्रोजेनी इज एल्बिनो बिकॉज, तो प्रोजेनी एल्बिनो क्यों होंगे? क्योंकि जो प्लास्टिड है वो फीमेल पेरेंट में इनहेरिटेड होगा, तो प्लास्टिड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट। तो जो फीमेल है, इन मेल फीमेल का जब क्रॉस किया जा रहा है, तो जो फीमेल है चूँकि उसमें एल्बिनो है, तो उसके प्रोजेनी भी एल्बिनो होंगे, क्योंकि जो प्लास्टिड है वो फीमेल पेरेंट से जो है इनहेरिटेंस उसका होता है या अगले वंश में जाता है। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। तो कह रहा है नॉर्मल ग्रीन मेल इमेज इज क्रॉस्ड विद एल्बिनो फीमेल, द प्रोजेनी इज एल्बिनो बिकॉज प्लास्टिड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, केवल वही लाइन लिख दिया है। तो जो प्लास्टिड होते हैं फीमेल पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। वैसे मैच के बारे में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। 89 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। कह रहा है टू लिंक्ड जीन्स ए एंड बी सोज 20% रिकॉम्बिनेशन, तो द इंडिविजुअल्स ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लस प्लस ऑब्लिक प्लस प्लस क्रॉस स्मॉल बी ऑब्लिक स्मॉल बी शैल शो गैमेट्स। तो गैमीट कैसे शो होंगे? जिसमें कि लिंकेज 20% है। टू लिंकेज जीन ए एंड बी सोज 20% रिकॉम्बिनेशन, तो 80% लिंकेज हो जाएगा। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर 100 पूरा मान लिया जाए, तो अगर रिकॉम्बिनेशन 20% है तो लिंकेज 80% होगा। तो वही कह रहा है कि द इंडिविजुअल ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है इनके बीच, तो कह रहा है गैमीट कैसे होंगे ये हमको बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको ध्यान देना है कि 20% केवल रिकॉम्बिनेशन है, यानी 80% वैसा ही रहेगा। तो 80% में प्लस प्लस और ए बी 80% वैसे ही रहेंगे। तो प्लस प्लस 40% होगा, ए बी 40%, तो ये 80% वैसे ही रहेगा। अब 20% में केवल परिवर्तन आएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो प्लस और ए 20% हो जाएंगे और प्लस बी और बी 10% हो जाएंगे, दोनों मिला के 20%। तो इसको ध्यान दीजिए। लिंकेज हमारा 80% होगा, तो 80% लिंकेज का मतलब वो उसी तरह रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि कपलिंग रहेगी, आपस में साथ साथ रहेंगे। तो साथ साथ वाले जैसे प्लस प्लस हैं तो ये 40% हो जाएंगे, और ए बी वाले हैं तो ये भी साथ में रहेंगे, तो ये 40% हो जाएंगे। तो पूरा मिला के 80% हो गया। तो देखिए प्लस प्लस 40, ए बी 40, तो ये 80% हो गया। अब बचा 20%, तो 20% में 80 में लिंकेज था, 20% में रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक दूसरे के साथ जाएंगे क्रॉस करने पे। तो प्लस के साथ ए अगर चला गया तो ये 10% रहेगा, और प्लस के साथ बी अगर चला गया तो ये 10% रहेगा। तो कुल मिला करके 20% ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 80% ये हो गए, 20% ये। तो ये सी वाला क्वेश्चन ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है। कह रहा है विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल, तो मेंडल के सफलता का कारण क्या था ये हमको बताना है। तो कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम, उन्होंने एक समय में एक ही चारित्रिक लक्षण को लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए जो है वो सफल रहे अपने काम में। अब देखिए मेंडल की सफलता से आपको अपने जीवन की सफलता जोड़ना है, तो सीधी सी बात है कि आप भी जैसे मेंडल ने केवल एक ही कैरेक्टर को चुना एक समय में, तो वो अपने काम में सफल हो गए।
इसी तरह एक समय में आपको एक ही काम चुनना है। जैसे नीट का के बारे में आप सोच रहे हैं तो नीट ही आपको चुनना है। ये नहीं कि दरोगा का भी फार्म भर दिया, पुलिस का भी फार्म भर दिया, IAS का भी फार्म भर दिया, PCS का भी फार्म भर दिया। वन टाइम वन कैरेक्टर, जैसे मेंडल ने चुना। तो इसी प्रकार से वन टाइम में आपको भी एक ही काम करना है, इसलिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर और वन टाइम कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल की सफलता का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने एक समय में एक ही काम चारित्रिक लक्षण को चुना। तो इसी तरह अपना विकल्प आप लोग भी सोच लीजिए, आप कैसे सफल होना चाहते हैं मेंडल की तरह। तो नीट का पेपर दे रहे हैं तो एक समय में नीट की ही तैयारी करना और किसी का फॉर्म नहीं भरना, नीट ओनली एंड नीट। और एक ही बुक को चूज करना है, वो है NCERT, कोई दूसरी नहीं। तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन वाज यूनिक बिकॉज ऑफ हिज मैथोलॉजिकल अप्रोच टू ए डिफिनिट प्रॉब्लम, यूज ऑफ क्लियर कट वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिक्स टू द प्रॉब्लम। उन्होंने मैथ का भी इस्तेमाल किया बड़े खूबी तरीके से। यूजिंग पी प्लांट एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, जो मटर का पौधा लिया उसमें बहुत एक नियमित मेथड इस्तेमाल किया। मेंडल वाज एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ट्रेस वर पार्ट फ्रॉम ईच पेरेंट इनहेरिटेंस ऑफ जीन। तो मेंडल ने जो है एक एक लक्षण को डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास किया जो कि जीन के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो एक समय में एक काम करेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे मेंडल की तरह। A family of 5 daughters only is expecting 6 issue. The chance of its begin as son is. कह रहा है एक फैमिली है, उसमें 5 बच्चियां पैदा हो गई, तो छठवीं बार अगर वो चाहें कि हमारे संतान पैदा हो तो बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी कितने % है। तो ध्यान दीजिए कि बच्चा कब पैदा होगा, पुरुष XY होता है तो XY में 50% चांस है कि X चला जाए या 50% चांस है कि Y चला जाए। जब Y जाएगा तब सन पैदा होगा, तो 50% चांस है सन पैदा होने के, चाहे उसके 5 लड़की हों चाहे 10 लड़की हों। अगर अगली बार, अब जैसे बच्ची पैदा होने के भी 50% चांस है, तो 50% आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। कह रहा है हैप्लॉइड्स आर एबल टू एक्सप्रेस बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील म्यूटेशन बिकॉज देयर आर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हैप्लॉइड का मतलब वो अकेला ही है, डिप्लॉइड का मतलब 2 हो गए। तो जब 2 होंगे तो एक रिसेसिव होगा एक डोमिनेंट होगा, तो कभी रिसेसिव शो होगा कभी डोमिनेंट होगा। लेकिन हैप्लॉइड में चूंकि एक ही है अकेला, तो इसलिए वो रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों के कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन इन द इंडिविजुअल। क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के लिए केवल एक ही जीन होगा। हैप्लॉइड का मतलब अकेला, डिप्लॉइड का मतलब 2, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3, टेट्राप्लॉइड का मतलब 4, पेंटाप्लॉइड का मतलब 5। तो कहने का मतलब ये है कि हैप्लॉइड जो होगा उसमें एक ही होगा। मान लीजिए जैसे ये X है, तो यही रिसेसिव कैरेक्टर भी शो करेगा और यही डोमिनेंट भी करेगा। क्यों? क्योंकि ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन इन द इंडिविजुअल, क्योंकि एक ही जीन है रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों को शो करने के लिए। तो C वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो ये नीट का जो पेपर है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स की स्टडी करेंगे NCERT।